मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि टाइटल के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो को देखने का क्या आशय है। प्रिय बंधुओं, ये चैनल आपके लिए नए नए शिक्षाप्रद कार्यक्रम लेकर के ज्योतिष के प्रति आता रहेगा और आज भी समर्पित है। तो यदि आप इसके दर्शक हैं तो धन्यवाद है आपको। यदि आप दर्शक नहीं हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए, ज्योतिष प्रशिक्षण के लिए अष्टगुरु चैनल है। टाइटल देख करके आपको पता चल गया हो गया कि इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है, क्या आशय है। अक्सर कई माताएं और भाई लोग आते हैं और बोलते हैं, क्या गुरुजी हमारे बेटे से हमको धन सुख मिलेगा, तन सुख मिलेगा, मेरा पुत्र सेवा करेगा अथवा नहीं करेगा। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो ये प्रश्न करते हैं। उन प्रश्न करने वालों के लिए ये उत्तर वीडियो खुद ही दे देगा। देखिए, खास तौर से कुंडली में मनुष्य का अपना भाग्य ही उजागर होकर के आता है। आत्मा जाता सैव पुत्रः, कहते हैं पुत्र को आत्मज कहा जाता है, यानी अपनी आत्मा ही पुत्र रूप से प्रकट हो जाती है, इसलिए पुत्र को आत्मज कहा जाता है। तो जैसे कर्म आपने किए होंगे वैसे ही आपकी अंतरात्मा जानती है आपने क्या कर्म किए हैं, तो उस कर्म के फल स्वरूप पुत्र बन करके वो आपको सुख देने के लिए पुत्र रूप से परमात्मा ही आएगा। तो अब ये पता कैसे चले कि वो हमारा पुत्र है और सेवा करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए ज्योतिषीय गणना है। ज्योतिषी गणना के अनुसार हम आपको कुछ ग्रहों के आंकलन दे रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट है, इसका सामने बिल्कुल शुद्ध प्रमाण है। कई ऐसे हमारे पास जन्म कुंडली लेकर के आते हैं और हम देखते हैं उनको। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कुछ विचार। मेरे प्रिय दर्शकों, पंचम स्थान पुत्र का स्थान होता है, नवम स्थान भाग्य का स्थान होता है और लग्न का तथा द्वितीय स्थान का बड़ा महत्व होता है। द्वितीय स्थान को धनेश कहते हैं और नवम स्थान को भाग्येश कहते हैं और पंचम स्थान को पुत्रेश भी कहते हैं। और यहीं से पता चल जाता है क्या पुत्र सेवा करेगा धन से या नहीं। तो आइए हम जरा देखते हैं इसमें योग। तो जब द्वितीयेश यानी दूसरे घर का भाव का मालिक, नवमेश यानी भाग्य भाव के घर का मालिक, ये ग्रहों को पंचम स्थान या पंचमेश, पुत्र कारक बृहस्पति इत्यादि से संबंध होता है, तो पुत्र द्वारा भाग्योदय का बोध हो जाता है। मान लीजिए आपका बृहस्पति नवे घर में बैठा हुआ है, उच्च घर का बैठा हुआ है, उच्च स्थान पर बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है और वो पुत्र भाव को नवी दृष्टि से बृहस्पति देख रहा है। अब आपकी बृहस्पति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा है। यदि बृहस्पति अच्छा हुआ तो आपको पुत्र सुख अवश्य देगा, धन संपत्ति कमा करके अवश्य देगा और आपकी सेवा भी करेगा। तो अब यहां पर हम लग्नेश का भी विचार कर लेते हैं। लग्नेश का उत्तम होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अगर ये लग्नेश बढ़िया ना हुआ तो जातक का भाग्योदय नहीं होगा। चलिए, अगर द्वितीयेश बली हो और पंचमेश के साथ बैठा हो, दूसरे स्थान का मालिक बली हो और पांचवें के मालिक के साथ बैठा हुआ हो, या फिर द्वितीयेश और पंचमेश को मैं 4 संबंध बताऊंगा, इनमें से कोई संबंध हो और लग्नेश बली हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय पुत्र के माध्यम से होता है। आइए देखते हैं वो 4 कारण क्या हैं। अगर पंचमेश यानी पुत्र के घर का मालिक नवम स्थान पे हो और नवम स्थान का मालिक भी उसके साथ हो, या फिर
नवमेश पर पंचमेश की दृष्टि हो तो पुत्र के द्वारा धन प्राप्त होता है। नंबर 2, अगर पंचमेश नवम में बैठा हुआ नवमेश भी उसके साथ हो और नवमेश पर उसकी दृष्टि हो तो पुत्र द्वारा धन प्राप्त होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर पंचमेश यानी पांचवें घर का मालिक बृहस्पति पंचम स्थान में हो और उस पर नवमेश की दृष्टि हो, अथवा नवमेश यानी भाग्येश उसके साथ हो, तो जातक को पुत्र के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। नंबर 3, ऐसा भी पाया जाता है कि जब द्वितीयेश यानी धन का मालिक और पंचमेश के साथ, द्वितीयेश पंचमेश के साथ हो और बृहस्पति पर लग्नेश की दृष्टि हो तो पुत्र द्वारा भाग्योदय होता है। यदि पुत्राधिपति यानी कि पंचमाधिपति बृहस्पति अथवा पंचमेश कोई भी, अगर पंचम स्थान पे बुध है तो बुध उसका पंचमेश हुआ, तो पुत्राधिपति बृहस्पति अथवा पंचमेश नवे घर में होकर के नवमेश के साथ युति कर रहा हो, युक्त होकर अथवा नवमेश पंचमस्थ हो, तो पुत्र से भाग्य की उन्नति होती है। हम आपको कुंडली भी दिखाते हैं अभी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुत्र के माध्यम से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको हम कुछ उदाहरण के लिए कुंडली प्रस्तुत करते हैं। उन कुंडलियों को देख करके आपको ये अनुमान हो जाए कि पंचमेश क्या है, लग्नेश क्या है, नवमेश क्या है, द्वितीयेश क्या है। हालांकि आप ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि आप पहली बार सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आपको ये हमें उदाहरण दे करके बताना ही पड़ता है। तो यदि पंचमेश, नवमेश, द्वितीयेश, लग्नेश इनकी युति हो, शुभ ग्रह हो, तो पुत्र के द्वारा धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें वृश्चिक लग्न है, उसके अलावा लग्नेश की अवस्था को नहीं देख करके हम देखते हैं कि पंचमेश बृहस्पति पर नवमेश चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है तथा मुड़कर के वो लग्न को देखता है। ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति को, जातक को सुख मिलता है पुत्र से। ध्यान से देखिए। उसके बाद अगली कुंडली देखिए। यहाँ पर अब इस कुंडली में देखिए, यहाँ पुत्रेश हो गया बृहस्पति और धनेश हो गया बुध, ठीक है। अब दोनों की युतियां हैं। लग्न सिंह है, द्वितीयेश यानी कि बुध कन्या का मालिक और पंचमेश बृहस्पति। बृहस्पति को ध्यान से देखिए, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब है ऐसे आदमी का पुत्र से भाग्योदय होगा और जीवन भर ऐसे व्यक्ति की पूजा, उपासना या सेवा धन संपत्ति से, तन से, मन से उसका पुत्र करेगा और जन्म लेने के बाद ऐसे आदमी की मतलब भाग्य उदय हो जाता है। आइए देखिए दूसरा। अब यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि आमदनी का जो स्वामी है बुध, वो तो अपना होता है, लेकिन यहाँ पर जातक के नवमेश और पंचमेश की युति आपस में दृष्टि पड़ रही है। अब ऐसी अवस्था में इस जातक को पुत्र जन्म के बाद धन संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति का प्राप्त
लाभ होना ही होना है। ये भाग्य कारक है। यानी पंचमेश पुत्र का भाव कारक बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा है। तो इस तरह से आपने इस कुंडली के पुत्र द्वारा, संतान द्वारा धन संपत्ति की प्राप्ति का ये विषय अच्छी तरह से समझ लिया होगा, आशा करते हैं। यदि आपको समझ में आया है तो हमें ज़रूर अपने कमेंट करके बताएं। यदि नहीं आया है तो हम बताने का प्रयास करेंगे। कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आपको हम बताएंगे। एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके जीवन के इस प्रसंग को, ज्योतिष को आगे लेकर चलते, क्योंकि हमारी भारतीय ऋषि परंपरा को हमें संजोए रखना है। हम इस राष्ट्र के गौरव बने, और यदि हमारे पास ये ऋषियों की शक्ति ध्यान के द्वारा, जिन्होंने गणना के द्वारा जिन्होंने समझा है और ग्रंथ लिख दिए हैं, वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यदि कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। और ये अगाध सागर है, सागर में गहराई बहुत होती है। जितना जितना आप इसमें थाह लेने का प्रयास करेंगे, खो जाना पड़ेगा। बिना खोजे कुछ नहीं मिलता, और खोजने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है। तो ऐसे ही आप लोग हमारा साथ देते रहें। तो बस इसी के साथ लेता हूँ विदा। अगले किसी योग को लेकर हम फिर उपस्थित हो जाएंगे आपके सामने। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।